Welcome once again in this particular lecture series. We have started nitrogen metabolism. So we have to understand it in a very detailed manner. So dear guys, you have to, I am just starting with another book that is called the UC Satyanarayana. Okay. So in UC Satyanarayana, as you can see here that transamination हम लोग अभी डिस्कस किए थे transamination reaction. Okay. So अल्फा कीटो ग्रुप पे 5 कार्बन, वो ट्रांसएमिनेट हुआ तो ग्लूटामेट बनाया, फिर वो डीएमिनेट होकर के यूरिया बनाया. समझ रहे? अमीनो एसिड अल्फा कीटो ग्लूटारेट कहाँ का इंटरमीडिएट है? तो वो साइट्रिक एसिड साइकिल का है. ठीक है. साइट्रिक एसिड साइकिल से अल्फा कीटो ग्लूटारेट आया, किसी अमीनो एसिड पे आया, एक्ट किया, ट्रांसएमिनेशन की प्रोसेस हुई. कौन सा कोफैक्टर क्या है ऑलरेडी हम उसको डिस्कस कर चुके हैं. सो पार्ट 1 में आप देखिए उसको. ठीक है. तो ट्रांसएमिनेट्स हुआ, उसके बाद वो जो अमीनो एसिड है वो कीटो एसिड बन गया, यानी कीटोजेनिक फॉर्म में चेंज हो गया. वो अमीनो एसिड कीटो ट्रांसएमिनेशन हुआ तो कीटो बॉडीज में कीटो एसिड में चेंज हो गया. ठीक है. अब ट्रांसएमिनेशन ग्लूटामेट को डीएमिनेट कराते हुए यूरिया में कन्वर्ट किया. सो दिस इज द होल आइडिया. ठीक है. सो प्रोटीन आर मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब आप पढ़ते रहिए. ठीक है. There is no need to. I have already discussed glutamate and glutamine together constitute, है ना, 50% of essential amino acid, है ना, because ये directly involve है आपके body metabolism. ठीक है. So the amino acid pool अब वो maintain the source, है ना, body proteins, है ना, body protein 10 to 12 kg in adults. So overview आप कैसे ले सकते हैं, source of utilization क्या होगा, protein turnover number, control of protein turnover number, that is. ठीक है. सो डाइटरी प्रोटीन एसेंशियल एंड देखा ना, सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. ठीक है. मेनी इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंपाउंड दैट इज पोरफायरिन, प्यूरिन, पैरामिडिन, इटीसी, है ना. दीज आर क्या है, नाइट्रोजनस कंपाउंड है. पोरफायरिन कहाँ आता है, पोरफायरिन कहाँ आता है, हेमोग्लोबिन बायोसिंथेसिस में. प्यूरिन सबको पता है, प्यूरिन एंड पैरामिडिन क्या है, नाइट्रोजनस बेस है. ठीक है. अब तो हम इसको दैट इज प्रोटीन. ओके. सो प्रोटीन सिंथेसिस हो करके अमीनो एसिड से प्रोटीन सिंथेसिस होगा और सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड. अभी आपको इस चीज़ को डिस्कस किया गया. अल्फा कीटो ग्लूटारेट ट्रांसमिनेट करा करके कीटो एसिड बनाएगा और कीटो एसिड फिर एनर्जी है, ग्लूकोज है, फैट है और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को बनाएगा. सो यूरिया बायोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ओके. सो लेट start the silent feature of transamination. So transaminations require paradoxal phosphate. मैंने आपको पहले ही बताया कि कोएंजाइम पैराडॉक्सल फॉस्फेट अगर नहीं होगा तो पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रांसएमिनेशन होगा. इसे विटामिन B6 भी कहते हैं. ठीक है. स्पेसिफिक ट्रांसएमिनेज एग्जिस्ट फॉर ईच पेयर ऑफ अमीनो एंड कीटो एसिड. However, only 2, namely spotted transaminase and alanine transaminase, make a significant contribution in transamination. There are no free NH3 liberate, only the transfer of amino groups occur. ठीक है. Transamination is reversible. It's very important to understand. एक रिवर्सिबल प्रोसेस है. अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हुआ, अगर ट्रांसएमिनेशन के थ्रू अगर कोई चीज़ बनता है तो वो पुनः वापस फॉर्म में आएगा, है ना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, यू नो. सो देखिए, दिस इज अलानिन. सो ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस जब एमिनेज आया तो आप देख सकते हैं कैसे पायरुवेट अलानिन को बनाया. ठीक है. सो पैराडॉक्सल फॉस्फेट, जहाँ पे भी ट्रांसएमिनेज रिएक्शन होगा वहाँ पे पैराडॉक्सल फॉस्फेट की जरूरत होगी. ओके. डीएमिनेशन, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम, है ना. डीएमिनेशन क्या है, किसी भी अमीनो एसिड का ग्रुप से अगर अमीन ग्रुप यानी NH3 ग्रुप हटता है तो उसे कहते हैं डीएमिनेशन. ठीक है. डीएमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो एंड अदर हैंड डीएमिनेशन रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ अमोनिया फॉर यूरिया सिंथेसिस. सिमल्टेनियसली द कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू द कीटो एसिड. डीएमिनेशन मे बी आइदर ऑक्सीडेटिव और नॉन ऑक्सीडेटिव.
ठीक है, ये दोनों तरह के हो सकते हैं. Although transamination and deamination are separately discussed, they occur simultaneously, often involving glutamate as a central molecule. For this reason, some authors use trans deamination, ठीक है, while describing the reaction of transamination and deamination, particularly involving glutamate. अभी भी बताया कि ऑक्सीडेटिव भी हो सकता है, और अभी भी यहाँ पे मेंशन था कि यह रिएक्शन जो है दोनों तरह का हो सकता है. सो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन देखते हैं. तो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, द लिबरेशन ऑफ फ्री अमोनिया, ठीक है, coupled with oxidation. So role of glutamate dehydrogenase. Glutamate dehydrogenase क्या करता है? So the transamination amino acid, most amino acid transfer to the alpha keto glutarate to produce glutamates. Thus glutamate serves as a collection center for amino group in a biological system. So glutamate rapidly undergo oxidative deamination catalyzed by glutamate dehydrogenase to liberate ammonia. This enzyme is unique in that it can utilize NAD and NADP as a coenzyme. यहाँ पे आपको बताया गया था कि ये एलेस्टोरिक रेगुलेशन से कंट्रोल होता है, जो कि पिछला वाला वीडियोज में आपको मिल जाएगा, ठीक है. सो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज इज ए एलेस्टोरिक एंजाइम, ठीक है. सो इट्स रिवर्स बैक. सो इसमें आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि GTP एंड ATP, दैट इज द, जो कि ट्रिपल फॉर्म में जो एनर्जी फॉर्म है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट, ये इनहिबिट करता है इसकी एक्टिविटी को, वेदर इट्स GTP फॉर्म इज पॉजिटिव रेगुलेटर और इट कैन एलेस्ट्रिकली पॉजिटिवली रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ G, है ना, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज. इस पे क्वेश्चंस आया है, तो प्लीज़ आप इसको अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है. So oxidative deamination by amino acid oxidases. So L-amino acid oxidase and D-amino acid oxidase is a flavoprotein that's require FMN. पहले वाला वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. So again I am not going into the deep. Okay. So metabolism of ammonia. So D-amino acids, okay, non-oxidative, ठीक है. Non-oxidative deamination, some of the amino acid can be deaminated to liberate ammonia without undergoing oxidation. So in this case, serine, threonine and homoserine are the hydroxyl amino acid. They are undergo non-oxidative deamination by paradoxal phosphate, dependent dehydrogenation. ठीक है. So formation of ammonia. So production of ammonia occurs in the form of amino acid. चाहे वो ट्रांसएमिनेशन हो चाहे डीएमिनेशन हो, तभी अमोनिया फॉर्म हो सकता है, ठीक है. बायोजेनिक अमीन्स, अमीनो ग्रुप ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन एंड बाय द एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया दैट कैन यूज यूरिएज ऑन यूरिन, ठीक है. सो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है और कैसे स्टोरेज होता है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है जो आपको समझना है. सो कोई भी डी अमीनो एसिड है, वो क्या हुआ, FAD से रेगुलेट हुआ, ठीक है. अमीनो एसिड ऑक्सीडेज यहाँ पे आए और इसको डी अमीनो एसिड को अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट किया, ठीक है. अब यह L अमीनो एसिड कैसे L और D फॉर्म में चेंज होता है अमीनो एसिड, ये इसके यहाँ पे बेहतर मेटाबॉलिक फेट ऑफ डी अमीनो एसिड, वो कैसे DL में कन्वर्ट होगा, ट्रांसएमिनेजेज आएंगे तो वो कैसे L अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, कीटो एसिड, है ना. फिर वो कैसे एनर्जी देगा, कैसे वो फैट और अलग अलग डायरेक्शन में मूव ऑन करेगा. ओके. सो रोल ऑफ ग्लूटामीन, अब बात करते हैं ग्लूटामीन. सो ग्लूटामीन इज ए स्टोर हाउस फॉर अमोनिया. It is present in the highest concentration in the adult, that is the 8 mg per deciliter, and adult in blood among the this serves as a storage transport of ammonia. Ammonia is removed from the brain predominantly as a glutamate. Glutamine is freely
diffusible in the tissue, hence easily transported. ग्लूटामेट क्यों, ग्लूटामीन जो है वो इजीली डिफ्यूज कर जाता है, इसीलिए इसका मतलब ट्रांसपोर्ट होना थोड़ा इजी है, ठीक है। ग्लूटामीन सिंथेटेज, यू नो, a mitochondrial enzyme is responsible for the synthesis of glutamine from glutamate and ammonia. This reaction is unidirectional and require ATP and magnesium ion to perform the reaction. So glutamine can be deaminated by hydrolysis to release ammonia by glutamine. So यहाँ पे आपको जो इम्पॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स हैं वो ये तीनों पॉइंट्स हैं। सो अमीनोटेलिक किसे कहते हैं? द एक्वेटिक एनिमल्स डिस्पोज ऑफ अमोनिया इनटू द सराउंडिंग वाटर। अमीनोटेलिक उसे कहते हैं जो अमोनिया को सराउंडिंग वाटर में करता है। तो वो ऐसे एनिमल्स जो एक्वेटिक नेचर के हों वो क्या करते हैं, अमोनिया को डायरेक्ट एक्वेटिक इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, उन्हें अमोनोटेलिक कहते हैं। यूरियोटेलिक उसे कहते हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में, ठीक है। हम लोग बीइंग एज ए ह्यूमन हम लोग क्या करते हैं, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक नहीं, क्योंकि हम यूरिक एसिड नहीं रिलीज करते हैं, हम लोग यूरिया डायरेक्ट हम करते हैं। सो द मैमल्स इंक्लूडिंग मैन कन्वर्ट अमोनिया टू यूरिया। यूरिया इज ए नॉन टॉक्सिक soluble compound, hence usually excreted, है ना। सो हमारे अंदर जो अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म होता है अमोनिया का वो यूरिया में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट। अगर अमोनिया हम लोग रिलीज करने लगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंगुइन्स ऐसे इसलिए माने जाते हैं कि पेंगुइन्स आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े फैक्टर बन सकते हैं, बिकॉज वो क्या करते हैं ना कि एक्वेटिक नेचर के हैं, वो बाहर भी आते हैं तो बहुत बड़ा डिस्पोज करते हैं वो अपना, जो कि डायरेक्ट अमोनिया फॉर्म में वो रिलीज कर देते हैं, इसीलिए इनसे बचने की ज़रूरत है। यूरिकोटेलिक और यूरोटेलिक इज सम लिटिल बिट नो, सबसे ज़्यादा तो जो यूरिया बना देता है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूरिक एसिड भी समहाउ यू नो इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम डाल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, दैट आप यहाँ पे वीडियो को रोकें, स्नैपशॉट लें और इसको दिमाग में भर लें, खास करके अमीनोटेलिक, बिकॉज अब ऐसे मैमल्स और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्ट यू नो ऐसे एनिमल्स जो कि डायरेक्ट अमोनिया रिलीज कर देते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट में या वाटर में, तो वाटर बॉडीज भी गंदे हो रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा जो क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा सिनेरियो था, कुछ दिन पहले तो हिंदी में एक आर्टिकल आया था, अगर आप उसको देखे हुए तो आपको ये सारा सिनेरियो आपको याद आ जाएगा। टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया, इवन इन मार्जिनल कहा जाता है कि अगर थोड़ा सा भी अमोनिया का रह गया तो आपका पूरा का पूरा सिस्टम बर्बाद कर सकता है। अमोनिया व्हेन इट एक्यूमुलेट इनटू द बॉडी रिजल्ट इन स्लरी ऑफ स्पीच एंड ब्लर इनटू द विजन। आपका जो बात करेंगे तो आपके मुंह से स्लाइवा जैसे तैसे निकलेगा, आपका स्पीच बैलेंस नहीं होगा। और अगर अमोनिया थोड़ा सा ब्रेन में ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गया बॉडी में, खास करके ब्रेन रीजन में, तो आपका विजन पे पूरा मतलब कर लेंगे, ठीक है। ये सब डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। सो डिस्पोजल ऑफ अमोनिया, so accumulation of ammonia shifts the equilibrium to the right or more glutamate formation, hence more utilization of alpha ketoglutarate. Alpha ketoglutarate is a key intermediate of the TCA cycle and its depleted level impair the TCA cycle, so the net result in the production of energy, that ATP, by the brain is reduced. The toxic effects of NH3 on the brain therefore due to the impair in the ATP. इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। Accumulation of ammonia shift equilibrium to right. अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर अमोनिया बनेगा तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ ग्लूटामेट बनेंगे, हेंस मोर यूटिलाइजेशन ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट होगा। जितना ग्लूटामेट बनेगा उतना ही ज़्यादा अल्फा कीटोग्लूटारेट वहाँ पे जा करके यूटिलाइज होगा। और अल्फा कीटोग्लूटारेट एक इंटरमीडिएट है टीसीए साइकिल का, जो कि रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। अल्फा कीटोग्लूटारेट का पूल जहाँ कमा बॉडी में तो एक बहुत इम्पेयर बैलेंस आपको दिखाई देगा, और उसके कारण आपका एटीपी बनना कम हो जाएगा बॉडी में, और ब्रेन में फिर ब्रेन में एनर्जी कम पहुँचेगी, तो आप सोच सकते हो क्या क्या हो सकता है ना।
ट्रैपिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। अब अगर आपको अमोनिया मिल गया तो उसको कैसे आप बाहर करोगे? व्हेन द प्लाज्मा लेवल ऑफ अमोनिया इज हाईली एलिवेटेड, है ना, सो सोडियम बेंजोएट एंड फिनाइल, है ना, phenyl acetate is done. This compound can respectively condense with the glycine and glutamate, to form water soluble products that can easily excreted by the body. By this the ammonia can be trapped and removed from the body in some instant to to control the hyperammonia. ना, इसको हेमोडायलिसिस के थ्रू हम क्या करते हैं कि परफॉर्म करते हैं, समझे? तो अगर बहुत ज़्यादा बॉडी में देखते हैं कैरेटिनिन बायोसिंथेसिस बढ़ गई या फिर बहुत ज़्यादा यूरिया अमोनिया फॉर्म कर रहा है, वो निकल नहीं रहा है, तो आप कैसे उसको निकालेंगे? तो सोडियम बेंजोएट आप यूज़ करेंगे सो दैट कि वो कंपाउंड धीरे धीरे जो अमोनिया उसे सॉल्युबल करेगा, वाटर सॉल्युबल बनाएगा और फिर वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूरिया साइकिल ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यह TCA साइकिल का एक संट है। संट करने का मतलब शिफ्ट है। ये TCA साइकिल इसको समझ में आएगा बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जिनिन एक क्या है? अमीनो एसिड है। वो क्या करता है? अंडरगो जाता है और वो ऑर्निथीन में चेंज करता है, ठीक है। सबसे पहले तो कार्बोमाइल फॉस्फेट आएगा, फिर सिट्रुलिन आएगा, ऑर्निथीन तो सिट्रुलिन, सिट्रुलिन तो स्पार्टेट, अर्जिनो सक्सिनेट एंड देन फ्यूमरेट। दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो ऑफ यूरिया साइकिल. So I will discuss in detail in the subsequent lecture about the urea cycle. So this is all about the very important for you guys to make an overview about the urea cycle. So in the subsequent lecture I will discuss this in detail. Okay. So before going to the next, I just want to go with the Lehninger, so that you have a flavor of all these so amino acid oxidation and urea production, ठीक है। सो बहुत सारी बातें तो हम ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुके हैं, कैसे कैसे यूरिया साइकिल है। आपको मैंने बोला था यूरिया साइकिल और TCA साइकिल दोनों क्या है? एक तरह का संट है। स्पार्टेट अर्जिनो सक्सिनेट संट ऑफ जो साइट्रिक एसिड साइकिल है, जो कि यूरिया और साइट्रिक एसिड साइकिल को जोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सिखाया गया है कि जितना ग्लूटामेट होगा उतना ही अल्फा कीटोग्लूटारेट यूज होगा। देखिए डायग्रामेटिकली इसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है सो दैट यू कैन आप इन चीज़ों को समझें। मोनोटेलिक एनिमल्स, है ना, मोस्ट एक्वेटिक वर्टिब्रेट, है ना, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक, है ना, ये सारे आपको यहाँ पे फिर से मेंशन है इन अ डिफरेंट बुक दैट इज कॉल्ड द लैलिंजर। सो यहाँ पे आप जाइए, पढ़िए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट आई जस्ट वांट टू गो ब्रीफ, आई जस्ट वांट टू ब्रीफ यू। सो पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, है ना, that is seed cell of the gastric gland secrete the production and response of hormone that is the gastrin. Pepsin belongs to a part of protection regulation of, ये आप शायद पढ़े होंगे, इसको आप अच्छे से रोक करके पढ़ लीजिए। अगर इसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछिएगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द स्टमक, कैसे स्टमक काम करता है, कैसे एसिडिक पीएच होता है, कैसे वो फिर बेसिक पीएच होता है, ये सारा पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए और इस पर हम सब्सिक्वेंट पार्ट में आपको लेक्चर बना के देंगे। सो आपको पहले ही बताया था कि ट्रांस एमिनेशन के लिए देख रहे हैं, ट्रांस एमिनेजेस एंड ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन के लिए पैराडॉक्सिल फॉस्फेट की बहुत ज़रूरत होती है। सो दैट इज डिस्कस्ड इन दिस बुक। सो ग्लूटामेट, है ना, ग्लूटामेट रिलेट टू द अमीनो ग्रुप अमोनिया इनटू द लीवर। ये सारा काम लीवर के अंदर हो रहा होता है। एक ऐसे फॉर टिश्यू डैमेज, अगर ये बहुत मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे गौर फरमाएंगे, ठीक है। सो एनालिसिस ऑफ सर्टेन एंजाइम एक्टिविटीज इन ब्लड सीरम गिव्स ए वैल्यूएबल डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन फॉर द सेवरल डिजीज कंडीशन। सो हियर वी आर डिस्कसिंग द एलानिन अमीनो ट्रांसफरेज, दैट इज द ALT,
also called glutamate pyruvate transaminase, that is called GPT. And also it's another very important, there's another amino acid say AI hai, that is aspartic acid. So aspartate amino transferases, AST, also called glutamate oxalase transferase, that is GT, are the important diagnostic enzymes of heart and liver damage caused by heart attack. ये सब एंजाइम को जब हार्ट अटैक आने के कोई चांसेस होते हैं तो इन सब एंजाइमों का लेवल बॉडी में चेक करके आप बता सकते हो कि हार्ट अटैक कैसे किसी में कैसे प्रोलॉन्ग हुआ है, नहीं हुआ. सो डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एंड लीवर डैमेज caused by heart attack, drug toxicity and infection. After heart attack, a variety of enzymes, including these aminotransferases, leak from injured heart into the cell, into the blood stream. Measurement of the blood serum concentration up to 2 of the two aminotransferases, that is the SGPT and SGOT, that is the G वाला हो गया, ठीक है, and GOT ये हो गया ग्लूटामेट ऑक्सैलोएसिटेट ट्रांसफरेजेस, ठीक है. टेस्ट. सो S फॉर सेरम एंड अनदर एंजाइम दैट इज द क्रिएटिनिन काइनेज. जहाँ टिश्यू डैमेज होता है ना, तो क्रिएटिनिन बॉडी में जहाँ बन रहा है, इसका मतलब आप अपने ईजीनेस को खो रहे हो. आपके अंदर क्रिएटिनिन बायोसिंथेसिस बढ़ जाती है. जब मसल्स पढ़िएगा, मसल साइकिल में आपको मिलेगा कि किस तरीके से क्रिएटिनिन बायोसिंथेसिस होती है, और इन सब्सिक्वेंट लेक्चर हम उस पर बात भी करेंगे, है ना. So can provide information about the cerebral damage. So creatinine kinase is the first heart enzyme to appear into the blood after heart attack. तो creatinine kinase जो है एक फर्स्ट हार्ट एंजाइम है दैट जो कि हार्ट अटैक के टाइम पे एक अपीयर होता है. इट्स ऑल्सो डिसअपियर क्विकली टू फॉर्म द ब्लड, ठीक है. This glutamate oxaloacetate transaminase, that is the GOT, is the next to appear, and then GPT follow in the later. सबसे पहले आता है creatinine kinase, उसके बाद आता है GOT, फिर आता है GPT. Then lactate dehydrogenase also leak from the, जब हार्ट अटैक आता है तो हार्ट मसल से लैक्टिक एसिड भी बनने की संभावना हो जाती है. So that SGOT and SGPT tests are also important in occupational medicine to determine whether the people exposed to the carbon tetrahydrochloride, chloroform or other industrial solvent that have suffered the liver damage. So liver damage के लिए जो आप लैब में खास करके जो भी मेटाबॉलिक इंजीनियर्स हैं, खास करके कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको ज़्यादा इनहेल ना करें. इससे क्या होता है, बॉडी में जैसे ही क्लोरोफॉर्म पहुंचता है तो धीरे धीरे लीवर को डैमेज करता है, ठीक है. सो लीवर डीजनरेशन कॉज्ड बाय दिस सॉल्वेंट ये ऑलरेडी प्रूवन है. सो हेपेटोसाइट्स को वो धीरे धीरे खत्म करता है लिवर सेल्स को. सो अमीनो ट्रांसफरेजेज आर द मोस्ट यूजफुल टू मॉनिटरिंग द पीपल टू एक्सपोज टू द केमिकल दैट कॉज एंजाइमेटिक एसिड, ठीक है. सो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमने आपसे डिस्कस किया. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. सी यू सून टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ माई लेक्चर वेयर वी विल डिस्कस अबाउट द यूरिया साइकिल. ओके, सो बाय एंड टेक केयर.